नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है 4 PM और न्यूज टाइम के शो के अंदर। गुजरात में तो बड़ा खेला होबे ही होबे। अब ये बड़ा खेला होने कहाँ जा रहा है? दरअसल राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत, ये 45 सीटें करीब करीब शहरी सीटें जो हैं, पिछली बार इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाई थी। और इस बार भी कुछ हालात ऐसे हैं कि जहां पर सूरत में तो आम आदमी पार्टी से कई जगह चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। अहमदाबाद में फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, कोई बड़ी चुनौती ना आम आदमी पार्टी से है और ना ही कांग्रेस से है। लेकिन अहमदाबाद के अंदर भी कुछ 4-5 सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस ने जीती थी और वहां पर मुस्लिम मतदाता काफी हैं। और करीब-करीब 25-30 मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़े करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी में, क्योंकि अब ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। वो उन्हीं के एक किस्म से, क्या कहा जाए उसको, बी टीम भी कहना बेकार है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का ही एक मुस्लिम पार्ट है जो हर जगह पे मुसलमान के वोट काटने को तैयार रहता है। लेकिन इस बार शायद अहमदाबाद के जो मुस्लिम कम्युनिटी है चौकस हो गई है। उन्होंने इनको काले झंडे तक दिखाए बीच में कि आप, देखा जाए तो हमारे वोट लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी को हरवाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही नजर आती है वहां पर। और एक किस्म से कहा जाए, वहां पर कांग्रेस के वर्कर्स भी उन शहरी सीटों पे अहमदाबाद वगैरह की नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब एआईएमआईएम के प्रति कोई हमारी कोई सिंपैथी भी नहीं है। और अब एक किस्म से वो असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी की आपको बहुत सारी नोक-झोंक नज़र आई होंगी। अब आप याद कीजिए कि आज तक पे और कुछ और चैनल्स पे, जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी की कितनी डिबेट एक साथ में होती है। और फिर डिबेट करने के बाद ये पीछे जाके ठाके मार के शायद कॉफी चाय भी पीते होंगे कि देखो कैसे हमने दर्शकों को बेवकूफ बनाया और कैसे लोगों को, भारत को हम बेवकूफ बना रहे हैं। ये राजनीति में ही हो सकता है। इतना नंगा नाच जो हो सकता है, ये राजनीति में ही हो सकता है। दरअसल अगर हम सौराष्ट्र की बात करें तो ये वो एरिया था जहां पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। 54 सीटें थी। सौराष्ट्र और कच्छ का एरिया, जो राजकोट का, जामनगर के एरिया है। इस बार आम आदमी पार्टी के वहां पर आने से ये त्रिकोणीय जो संघर्ष बहुत तीखा है। और दो पर्टिकुलर जो एरिया जहां पर विशेष रूप से आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, साउथ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ है। यहां पर हालात कुछ इस किस्म के हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट काट लेती है सौराष्ट्र के अंदर, तो नुकसान फिर कांग्रेस को ही होगा उससे। और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों की आपसी बंटवारा जो होगा वोटों का, हालांकि वोट तो बीजेपी के भी कट रहे हैं, लेकिन वो फायदे में चली जाएगी वहां पर। ये भी एक बिल्कुल सच बात है। अ, एक जो ट्राइबल बेल्ट है खास तौर से, वो ट्राइबल बेल्ट के अंदर पहले बीटीपी पार्टी होती थी, अभी भी है वो खास जो ट्राइबल पार्टी छोटू वसावा की। अब उनके बेटे ने भी विद्रोह कर दिया था और अलग खड़े हो गए थे। सुना है अब आपस में मिल तो गए, लेकिन जो इंप्रेशन गया है कि इनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी सीटों को लेकर साथ चलने का है और आपस में इनकी फूट पड़ी हुई है। तो यहां से लगता है कि इस ट्राइबल बेल्ट में, हालांकि 12 उम्मीदवार बीटीपी ने खड़े किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल कर रहा है। राहुल गांधी की जो सभा हुई थी उसमें आनंद पटेल के नाम से जो वहां पर तालियां बजी हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वो देखने वाली थी। तो ये वही जगह थी जहां पर, और कुछ और जगह भी देखी जहां राहुल गांधी की सभा थी, कि वहां पर लोग इतने ज्यादा थे कि जो सीटें बिछाई गई थी 30-40 हजार, वो कम पड़ गई थी वहां पर। बल्कि और बैठने के लिए कुर्सियों का बंदोबस्त पता नहीं कहां से करवाया बाद में, इमरजेंसी में जो ट्रकों में रखी हुई थी। जबकि मोदी जी की सभाओं के अंदर तो सीटें खाली जा रही हैं, 1/3 और आधी ही पंडाल खाली जा रहे हैं, तो कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। और राहुल की सभा में यह हो रहा है कि लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, लोग अपने आप आ रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट भी
मोदी जी को नहीं दिया कि वो तुम मेरे कहे हुए वाक्य के ऊपर हार्प पाउंड करके कुछ कमेंट कर सको। ये मोदी जी को बड़ा दुःख दे रहा है, तो इस दुःख के कारण वो पुराने अपने नारे खोद के निकाल रहे हैं। उसमें से मुझे नीच कहा, मुझे नीच के अलावा मेरे को फिर नाली का कीड़ा कहा, मुझे मौत का सौदागर कहा। अभी मोदी जी खुद भी याद कर लें कि उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या-क्या कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने क्या-क्या कहा था। जर्सी गाय कहने वाले यही लोग थे देखा जाए तो, पप्पू कहने वाले भी यही लोग हैं। तो ये और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहे हैं, तो मैं अभी उनको याद नहीं दिलाना चाहता। तो दूसरे के गिरेबान में झाँकने से पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अगर अपने गिरेबान में झाँक लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सारी की सारी फ़ौज तो उन्होंने उतार ही दी है वहाँ पर और वो सारी फ़ौज जो है उनका एक ही उद्देश्य है, योगी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर उसके साथ में आप अमित शाह हो, मोदी खुद हो, पूरा लंगर लगा के बैठे हुए हैं गुजरात के अंदर कि गुजरात का गढ़ कहीं गिर ना जाए। उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये कहा जाना कि मोदी जी तो भगवान का रूप है, राम के रूप हैं, तो राम का प्रतिरूप है जो भारत को ऐसा ही नेता चाहिए, तो अब तो प्रोजेक्ट ईश्वर चल रहा है, तो अब उनको राम में परिवर्तित कर दिया गया है। पता नहीं हो सकता है कि ये जो राम का मंदिर बना रहा है, वहाँ पे क्या इनकी योजना चल रही है, हो सकता है किसी और कोई और एक राम मंदिर बना दे, अयोध्या को छोड़ के वहाँ पे पता नहीं किसी और की मूर्ति लगा दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। अब ये अनंत पटेल की तो मैंने बात की, अब इसके अलावा जो ख़ास तौर से जो सेंट्रल गुजरात है, जो मैंने बताया कि जो अहमदाबाद और बड़ौदा वाला है, वहाँ पे कांग्रेस की स्थितियाँ कमज़ोर नज़र आ रही हैं, थोड़ी कम सीटें इनको मिलेंगी जितनी पहले की अपेक्षा थी और कहीं न कहीं इनके तो कांग्रेस वर्कर भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे पोस्टर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सीटें जो हैं वो प्लैटर पर डालकर दे दी गई हैं। उधर नॉर्थ गुजरात में और सौराष्ट्र के अंदर एक कोंडल धाम है जिसके नरेश पटेल थे। अब वो भी लगता है कि पाटीदारों को सपोर्ट करते-करते वो बीजेपी के साथ चले गए हैं और उन्हीं के एक नॉमिनेटेड प्रत्याशी है, उनको टिकट मिल गया है तो अब वो बहुत खुश हैं। नॉर्थ गुजरात में विपुल चौधरी और चौधरी समुदाय के बीच में जिस ढंग की जो मारामारी चल रही है, वो भी अपने आप में थोड़ी अनोखी है। अ, हालात कुछ इस बार ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पर कुछ सीटों पे अभी शायद जयनारायण व्यास जी जो कि इंटेलेक्चुअल फेस माने जाते थे बीजेपी के, अब शायद कांग्रेस को सपोर्ट करते नजर आते हैं। उनकी अपनी सीट है नॉर्थ गुजरात में सिद्धपुर की और आसपास की 8-10 सीटें हैं, जहाँ पर वो व्यास फैक्टर काम करेगा और उनकी अपील इस बारे में है कि वहाँ पर विशेष रूप से क्या कहते हैं कि कांग्रेस को जिताया जाए और नॉर्थ गुजरात में वैसे भी जो बनासकांठा का एरिया है, साबरकांठा का एरिया है, ये सारे के सारे एरिया जो हैं या पालनपुर का, ये यहाँ पर ट्रेडिशनली कांग्रेस बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग रही है। इसमें तो खैर कोई वो बात ही नहीं है। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि मोदी जी को छक्का मारने की बहुत आदत है, लेकिन छक्का मारने के लिए सामने एक बॉल भी तो होनी चाहिए और हर बार के चुनाव में बॉल राहुल गांधी प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार अपनी जो स्पीच दी है, उसके अंदर एक भी ट्रिगर पॉइंट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने चुन-चुन कर ऐसे मुद्दे रखे हैं, ट्राइबल के मुद्दे हैं, उनको आदिवासी और वनवासी भी कहा कि ये वनवासी जो भी बीजेपी वनवासी कहते हैं, हम इन्हें आदिवासी कहते हैं और ये हिंदुस्तान के ओरिजिनल रहने वाले हैं। तो अगर जंगलों पर, पानी पर, ज़मीन पर अगर पहला किसी का हक है, तो इन आदिवासियों का है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका तोड़ नहीं है और आज सुनने में भी आया है कि पिछले 1-2 दिनों से पूरे गुजरात में सोशल मीडिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि जो आदिवासी वर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी का वनवासी है, तो ट्राइबल बेल्ट के अंदर तो लगता है कि कांग्रेस अपनी पुरानी पैठ जमा कर वहाँ पर शायद सीटें अच्छी खासी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो बहुत सारी चर्चाएँ की हैं, नौजवानों के बारे में की हैं, बेरोज़गारी के बारे में की हैं, महँगाई के बारे में की हैं। एक सबसे बड़ी जो अच्छी बात वो कर रहे हैं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत को तोड़ रहे हैं, जहाँ से लगता है तोड़ रहे हैं, हिंदू-मुस्लिम कह के तोड़ रहे हैं, जातियों में बाँट रहे हैं, वर्गों में बाँट रहे हैं, धर्मों के अंदर बाँट रहे हैं और उनका एक ही संदेश है कि राहुल कहते हैं कि मैं सिर्फ़ लोगों को जोड़ने के लिए निकला हूँ। मैं वर्ग नहीं देखता, जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, ऊँच-नीच नहीं देखता, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, वो नहीं देखता, महिलाएँ हैं, कौन है, नहीं देखना। सब साथ में आ रहे हैं, सब साथ में जुड़ रहे हैं और उनको कोई ट्रकों से लाया नहीं जा रहा है, उनको बसों से भर के लाया नहीं जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो राहुल का जो नया रूप है, जो अभी गुजरात में भी नज़र आ रहा है कि एक भी ट्रिगर पॉइंट मोदी जी को नहीं दे रहे हैं, वो मोदी जी को बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए वो पुराने नारों पे वापस चले गए, मैं तो सेवक हूँ,
मैं तो ये तो राजा हैं, मैं तो सेवक हूँ, मैं मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। तो मोदी जी 20 साल से तो आपने कार का दरवाजा नहीं खोला, पानी का गिलास नहीं उठाया। वो जो राजा था, वो तो सड़क पर चल रहा है, वो तो सेवक हो गया। आप सेवक थे तो आप राजा बन गए हो। आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हो, 12 करोड़ की मेबैक में चलते हो, 3-3, 4-4 करोड़ की रेंज रोवर और बीएमडब्ल्यू कारों में चलते हो। अपने लिए 487 करोड़ का एक नया प्रधानमंत्री महल बना रहे हो। आपको तो कोई चीज़ अच्छी जो साधारण सी जो होती है वो सूट ही नहीं करती है। दिन में 7-8 बार आप लिबास बदलते हो, अलग-अलग टोपियाँ पहनते हो, चश्मे लगाते हो, पेन लगाते हो। तो आपका जीवन तो विलासितापूर्ण है। क्या बाकी के पहले प्रधानमंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी? उनको भी प्रधानमंत्री की तनख्वाह मिलती थी, पर वो लिबास नहीं बदलते थे। पर आपको पता नहीं क्या शौक है, दिन में 10 बार तो आप लिबास बदलते हैं। लगता है आधा टाइम तो आपका सिर्फ लिबास बदलने में जाता होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री निवास में कोई एक दर्जी बैठे हुए हैं, पूरी टीम बैठी हुई है, जो रोज़ आपके 5, 7, 8, 10 जोड़े सिलते हैं। क्योंकि जो एक जोड़ा एक बार आप पहन लेते हैं, हमने उसको दोबारा पहने कभी देखा नहीं। जो जैकेट एक बार पहन ली आपने दोबारा वो पहनते नहीं हैं। तो इतनी विलासिता तो मुझे लगता है कि भारत में राजा अकबर की भी नहीं थी, शाहजहां की भी नहीं थी। आप जिन्हें राजा कह रहे हो, वो तो सेवक हैं, वो तो सड़क पे चल रहे हैं, उनका नाम राहुल गांधी है। और असली राजा तो आप हैं 20 साल से। कार का दरवाजा आप नहीं खोलते, पेट्रोल का बिल आप नहीं देते, मकान का भाड़ा आप नहीं देते, बिजली का बिल आप नहीं देते। चारों ओर जो आपके 20-20, 30-30 कैमरा लेके आप साथ चलते हो, तो राजा तो आप हैं। आप अपने आप को अगर सेवक कह रहे हो, तो सेवक की डेफिनिशन ही हमको रीडिफाइन करनी पड़ेगी। सही बात है ना प्रधान सेवक जी? तो आप जैसी जो विलासिता वाली जीवन जो जी रहा है, वो तो मुझे लगता नहीं कि भारत के किसी एक प्रधानमंत्री ने जिया है। नेहरू जी को जो कोसते हो बैठ के सारे भाजपा वाले, नेहरू जी तो सिंपल अपना अचकन पहनते थे, एक अपना चूड़ीदार पहनते थे, वो चले जाते थे। उनकी तो कोई ज़्यादा लिबास बदलते नहीं थे उनके तो। दिन में एक बार पहन लिया सो पहन लिया। लेकिन मोदी जी तो क्या दिन भर लिबास ही बदलते रहते हैं। हर मीटिंग में जाओगे तो नया लिबास है, हर जगह जाओगे नई टोपी है। आ, आपकी तो बात ही निराली है। तो इस बार गुजरात में जो खेला होने जा रहा है बड़ा है। और जो 40-45 अर्बन सीटों को निकाल दो तो बाकी अप्रोक्सीमेटली 130-135 सीटें बचती हैं। अब ये 130 और 135 सीटें वो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। मैं आपको बता दूं, यहां पर असली खेल होने जा रहा है। अगर इस क्या कहते हैं कि जो मेजर 45 सीटें हैं उसमें से अगर भारतीय जनता पार्टी जो नगर की सीटें हैं, अगर 45 में से 35 सीटें भी ले जाती है, तो 35 के बाद भी उनको मेजॉरिटी के लिए कम से कम नहीं तो मुझे मेरे हिसाब से 50-60 सीटें चाहिए होंगी। लेकिन बाकी की जो करीब करीब जो आपको मैं बताऊं 140 सीटें जो बचेंगी, 138 सीटें बचेंगी या 137, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटें चाहिए होंगी। यहां पर बड़ा खेला होने जा रहा है, जिसमें सौराष्ट्र भी है, जिसमें साउथ गुजरात भी है और जिसके अंदर नॉर्थ गुजरात भी है। यही का खेल असली खेल है। इसलिए इतनी बेचैनी है, इसलिए मोदी, शाह, नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी सारे के सारे बंदे वहां झोंक दिए, पूरी सेना वहां पर झोंक दी है कि कैसे भी करके गुजरात को बचा लो। चलिए साहब बचा लिए, अब तो 8 दिसंबर को तो पता लगेगा बचा या नहीं बचा। लेकिन फिलहाल जितनी बेचैनी नजर आ रही है गुजरात को बचाने की भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में, ये भारत के इतिहास में कभी देखी नहीं गई, जो अब देखने में आ रहा है। दोस्तों आप फीडबैक दीजिएगा और 4 पीएम और न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बताते रहिएगा कि प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। शुक्रिया आप सबका।